अस्सलामुअलैकुम। आकाश यासीन आपसे मुखातिब है। नाजरीन, आज आज़ाद कश्मीर की सरजमीन पर फैसले कलम से नहीं बल्कि वोट से किए जा रहे हैं। कहीं कतारों में खड़ा हर शहरी अपनी उम्मीद थामे नजर आता है तो कहीं इल्जामों की गूंज इंतखाबी मंजर को सवालों में लपेट रही है। एक तरफ पुरअमन पोलिंग के दावे हैं, दूसरी जानिब मुअत्तल प्रिजाइडिंग अफसरान नई बहस को जन्म दे रहे हैं। सियासी जमातें एक दूसरे पर उंगली उठा रही हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन शफाफ अमल का यकीन दिलाता नजर आता है। रियासती इदारे पूरी तरह मुतहरिक हैं और इंतखाबी अमल पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं, मगर असल सवाल यही है कि आवाम का फैसला हर इल्जाम से बड़ा साबित होगा और क्या आज का वोट आज़ाद कश्मीर की नई सियासी सामत मुतय्यन करेगा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात होगी मुल्क पाकिस्तान की मईशत इस वक्त एक ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ी है जहां आज के फैसले आने वाले बरसों की सामत मुतय्यन करेंगे। एक तरफ आलमी मंडी से आने वाली कीमतों की कमी आवाम के लिए कुछ आसानी की उम्मीद जगाती है, तो दूसरी जानिब महंगाई का बोझ अब भी हर घर की दहलीज पर मौजूद है। आज नजरें पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों पर जमी हैं, जबकि ऑयल टैंकर मालिकान के मुतालिबात भी अहम मोड़ इख्तियार कर चुके हैं। उधर बढ़ते मौसमी दबाव ने ज़हनी सेहत जैसे मसले को भी नुमाया कर दिया है और दूसरी जानिब पंजाब में निजी स्कूलों में मुस्तहिक बच्चों के लिए मुफ्त तालीम पर अमल दरामद की हिदायत नई तवक्को पैदा कर रही हैं। मगर असल सवाल यही है कि आज के फैसले आम आदमी को हकीकी रिलीफ दे सकेंगे या मुश्किलात का सफर अभी मजीद तवील होने वाला है। हमारे स्टूडियोज में हमारे एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं, जिनमें हमारा साथ देंगे वहीद मुराद साहब, सगीर चौधरी साहब और आतिफ भट्ट साहब। बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर अली इमरान। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप सभी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इस वक्त सगीर चौधरी साहब, प्रोग्राम का आगाज सर मैं आपसे करना चाह रही हूँ। सर, हम देख रहे हैं कि आज जो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का पहला मरहला जो है वो हमारे सामने था, उसके साथ साथ कुछ धांधली के इल्ज़ामात और किसी पोलिंग स्टेशन पे कुछ हल्की फुल्की तकरार जो है सर वो भी हमारे सामने आई है। सो आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का जो पहला मरहला था और ये मीरपुर डिवीज़न के 3 अजला में सर आज ये हुआ है, कितना पुरअमन समझते हैं और क्या समझते हैं कि अवाम ने क्या भरपूर तरीके से अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया काशा। देखें, आज़ाद कश्मीर का जो इलेक्शन है वो बड़ी अहमियत का हामिल है, ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान के हवाले से, चूँकि अगर मजबूत आज़ाद कश्मीर होगा तो पाकिस्तान मजबूत होगा। और आपको पता ही है कि पिछले कुछ अरसे से वहाँ पर कुछ कलदम जो जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से जो कार्रवाइयाँ की गई, तो उसके हवाले से बहुत ज़्यादा वहाँ पर एक इज़्तिराबियत थी वहाँ के जो अवाम हैं ख़ुसूसी तौर पर उनके दरमियान, और फिर वोटर्स को लेकर फिर एक थोड़ी सी गैर यकीनी की कैफियत पैदा हो गई थी कि इलेक्शन शायद, यानी आज 27 जुलाई है तो शेड्यूल के मुताबिक शायद ना हो, कुछ पोस्टपोन हो जाएं। फिर हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से उसमें जो है वो सुलह सफाई की कोशिश की गई, मसालियत की कोशिश की गई, उसके दरमियान में कुछ जो है वो पारा थोड़ा सा नीचे आया और फिर आज जो है वो उसका पहला मरहला शुरू हो चुका है। मीरपुर में कुछ देर पहले मेरी बात भी हुई है, वहाँ पर जो इलेक्शन कवर करने वाले हमारे कोलीग्स हैं, तो उनका ये कहना है कि टर्नआउट कम है और तकरीबन 20 से 25% के करीब जो उनके अदाद-ओ-शुमार हैं या उन्होंने बताया, क्योंकि वो मौके पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो 20 से 25% के करीब जो है वो टर्नआउट है। उसकी मल्टी रीज़न हो सकती हैं, क्योंकि वहाँ पर नेट की भी कमी है, आपस में लोगों का मवासलाती रब्ता जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है, चूँकि ये जो अजला हैं इनमें तो इंटरनेट बहाल कर दिया गया है, लेकिन कई इलाकों में जुज़वी तौर पर बहाल है, थोड़ा सा उसमें खलल ज़रूर आ रहा है, लेकिन खैर लोगों को पता है। और आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं वो सियासत के हवाले से और ख़ुसूसी तौर पर इलेक्शन के हवाले से तो वो बहुत बड़ी दिलचस्पी रखते हैं। बेशक वो पाकिस्तान का इलेक्शन हो तो उसमें भी उनकी बड़ी गहरी नज़र होती है और वो उस पर भी अपना एक बड़ा तजिया देते हैं। तो चूँकि ये अब मीरपुर के 3 अजला में हो रहा है, जिसमें मीरपुर सिटी है, इसके अलावा कोटली है और भिम्बर है, ये 3 अजला हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी का ही मुकाबला है यहाँ पर, और तीसरी जमात जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है। टोटल 13 सीटें हैं इसमें, और अब देखना ये होगा कि सीटों की किस तरीके से जो है वो आगे जो होती है दर्जा बंदी, कौन सीट जीतता है, कौन इन 3 अजला में जो है वो अपना जो है वोट ज़्यादा लेने में कामयाब होता है। टोटल तो यहाँ पर जो है वो 14 लाख
जो है वो वोटर्स की तादाद है, जिसमें 7,25,000 जो है वो मर्द हजरात हैं और इसी तरह 6,75,000 ख़वातीन हैं। पहले हमने देखा था कि टर्नआउट बहुत होता था इन इलाकों में और ख़ुसूसी तौर पर मीरपुर में, चूँकि मीरपुर में आपको अंदाज़ा है कि मीरपुर में एक बहुत बड़ी तादाद जो है लोगों की वो बैरून मुल्क रहती है और इलेक्शन में उनकी बहुत दिलचस्पी होती है। जो ही कश्मीर के इलेक्शन होते हैं वो अपने अपने अजला में आते हैं और वोट वो ज़रूर कास्ट करते हैं, चूँकि वो इस हवाले से ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। तो इसलिए जो इस हवाले से अब हतमी तौर पर तो हम नहीं कह सकते कि वोट कौन जीतेगा और वो टर्नआउट कितना रहेगा, लेकिन मौजूदा जो सूरत हाल है अब तक की, चूँकि अभी अब इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है, फिर उसमें कुछ थोड़ी सी वो बदनज़मी की भी एक पोलिंग स्टेशन से शिकायत है कि वहाँ पर शायद कुछ बदनज़मी भी रिपोर्ट हुई है। इसी तरह 2 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के बारे में भी इतला मिली कि उनके घर से कुछ इलेक्शन का जो मटेरियल है वो बरामद हुआ, फिर उनको अरेस्ट भी किया गया। और इसी तरह चूँकि सारी जमातें ज़ोर लगा रही हैं, बिलावल भुट्टो साहब ने वो उधर डेरे लगाए हुए हैं और इसी तरह से मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो भी उधर मौजूद हैं। इस तरह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के और ये सर इसी दफ़ा और जीपी इलेक्शन में नहीं देखा गया था। बहुत शुक्रिया सर, इस पे आपका पॉइंट आ चुका है। इस वक्त आपने कुछ धांधली के हवाले से बात की है, सो हमारे पास यहाँ पर एक वीडियो मौजूद है, प्रोड्यूसर साहब दिखाइएगा, फिर उस पर बात करते हैं। हम इस वक्त हमने छापा मारा है। मैं उम्मीदवार असेंबली हूँ, हल्का LA10 कोटली सिटी से मुस्लिम लीग नून का। ये रहमान रहीम साहब ने हमारे बरतानिया के सदर, इनकी वार्ड के अंदर ये 2 आपको नजर आ रहे हैं, ये प्रिजाइडिंग अफसर हैं, ठीक है जी। इस हल्के से सियासी स्टेक होल्डर है पीपल्स पार्टी का सकलेन शाह उसका नाम है, उसके घर ये बैठे हुए, ये थैले इधर ये थैले इन्होंने साफ रखे हुए, ये देखें, ठीक है जी। क्या लिखा हुआ है, क्या कुछ कर चुके होंगे हमें नहीं पता। नेम ऑफ द constituency, polling bags, number of polling bags, ये क्या कुछ कर रहे होंगे हमें नहीं पता। अनूर पब्लिक स्कूल मंडी दड़ा, ठीक हो गया। दूसरा भी देखो ना, 2 बोल के भी देखते ना, खोले ना, 2 है ना, 2। ये पंजाब पुलिस वाले भी इनके साथ रहे हैं। इल्ज़ामात की बारिश और ये चीज़ें हम पहले भी देखते रहे कि PMLN और पीपल्स पार्टी एक दूसरे पे किस तरीके से इल्ज़ाम तराशी करते रहे, लेकिन आज ये जो धांधली का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, वहीद मुराद साहब इस पे क्या कहेंगे? और उसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि एक और पार्टी जिसका सोचा नहीं जा रहा था वो भी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा एक्टिव इन इलेक्शन में नज़र आ रही है। वो कह रहे हैं हमारी हुकूमत एक ईमानदार हुकूमत होगी, किसी चोर को वजारत पर नहीं बैठने देंगे, जो वजीर करप्शन करेगा वो फिर घर जाएगा। ये कह रहे हैं सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान साहब। इस सब पे सर क्या कहना चाहेंगे आप? पहली बात तो ये कि जो इलेक्शन में धांधली है वो पाकिस्तान में एक रवायत रही है कि अमूमन इस तरह का होता है। और इलेक्शन के प्रोसेस के दौरान या इलेक्शन से प्री पोल रिगिंग, फिर इलेक्शन के अमले का, पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा मशहूर केस हुआ था सियालकोट में, जब वो धुंध में गायब हो गए थे कुछ प्रिजाइडिंग अफसरान, इलेक्शन का अमला जब वो रात को वापस जा रहे थे, तो फिर रिज़ल्ट पे उसके असरात होते हैं या मशकूक हो जाते हैं रिज़ल्ट, या लोगों की हद तक। जहाँ तक आपने तीसरी पार्टी की बात की, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, तो उनका ये कहना वो हक बजानब है अब्दुल अलीम खान। उसकी वजह ये है कि हमने अभी हाल ही में देखा गिलगित बल्तिस्तान में जो इलेक्शन हुआ, तो अचानक उनके पास जो है ना वो जीते हुए उम्मीदवार उनके पास आ गए। इससे पहले कभी नहीं हुआ। इससे पहले होता ये था कि जीते हुए उम्मीदवार जो आज़ाद जीते हुए उम्मीदवार थे वो उस पार्टी की तरफ जाते थे जिस पार्टी की हुकूमत बनने जा रही थी या जिस पार्टी ने ज़्यादा सीटें जीती होती थी। मतलब वहाँ पर पीपल्स पार्टी से तो ज़्यादा इम्कान ये था कि एक ज़रदारी सब पे बारी जो नारा वो लगाते हैं, तो शायद वो सारे लोग जो आज़ाद हैसियत में जीत के गए हैं तो वो वहाँ शामिल होंगे, और नून लीग शायद दूसरी बड़ी जमात के तौर पर उसमें भी एक आध बंदा जाएगा। लेकिन वो लोग सारे चले गए इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में। अब्दुल अलीम खान जो पाकिस्तान में भी वफाकी वज़ीर हैं, तो इसलिए जो उन्होंने बयान दिया है कि वो जीतेंगे, तो इम्कानात तो इस बात के बहरहाल हैं। इसमें दिलचस्प जो इस इलेक्शन मुहिम में हमने देखा कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के जो हैं नवाज़ शरीफ, उन्होंने जो उस दिन एक खिताब के दौरान उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी को उन्होंने भाई कहा और साथ ही कहा कि ये कश्मीर है, ठीक कश्मीर नहीं है। और फिर साथ ही उन्होंने कहा कि ये मीरपुर है, मीरपुर ख़ास नहीं है। तो नून लीग वहाँ पर 1-2 बार अच्छी उसके साथ आई है और पीपल्स पार्टी अमूमन वहाँ पर अपनी जड़ें रखती है। लेकिन इस बार सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है कि जिस किस्म की इतलात अभी तक आ रही हैं। मैंने 2016 में कश्मीर का इलेक्शन कवर किया था और मीरपुर डिवीज़न में कवर किया था। यही तीनों अजलात हैं, बिम्बर और कोटली और मीरपुर।
तो मीरपुर शहर और ये इलाका जो है ज़्यादातर इस तरफ का इलाका जो है ये मैदानी इलाका है, यहाँ बहुत ज़्यादा टर्न आउट होता है। लेकिन आज जो इतलात आई वो ये आई कि बहुत कम टर्न आउट क्या रहा। वजूहात समझते हैं? इसकी वजूहात तो अभी पिछले 1-1.5 महीने में जो कुछ वहाँ पर हुआ है, जिस किस्म की वहाँ पर एक एहतजाजी तहरीक शुरू हुई और फिर हुकूमत की जानिब से और फिर उनकी दरमियान फिर मुज़ाकरात भी हुए और जिस तरह के इल्ज़ाम लगाए गए, कुछ अमवात भी हुई जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस की अमवात भी शामिल थी, आम शहरियों की भी। तो वो शायद वो एक माहौल ऐसा बना हुआ है कि शायद कुछ लोग किसी हद तक मायूस होंगे या उनमें इतनी अब दिलचस्पी नहीं होगी। वरना कश्मीर की हद तक हम देखते हैं पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। छोटे छोटे इलाकों में हर बंदा जो है वो सियासत में दिलचस्पी लेता है, हर बंदा किसी न किसी पार्टी के साथ वाबस्ता होता है और वो तबसरे कर रहा होता है। ये हमने अमूमन देखा है। लेकिन इस बार जो टर्न आउट रहा और उस अभी तक जो इतलात उसकी सामने आई, तो ये बहुत एक हवाले से देखा जाए तो मायूस कुन है। और ये दोनों बड़ी सियासी जमातें को, क्योंकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तो हमने बात कर ली, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लिए ये लम्हे फ़िक्रिया होना चाहिए कि लोग क्यों सियासी अमल में उस तरह शरीक नहीं हुए जो इससे पहले होते सर रहे। होना चाहिए था। 10 बसें भी वहाँ पे पहुँच चुकी हैं। ये और बात है कि इलेक्शन के बाद वो 10 बसें जो है वो चलती हुई हमें नजर आएंगी सड़कों पे। बहुत शुक्रिया वही साहब, आपका पॉइंट आ चुका है। इमरान साहब आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर अच्छा हो गया कि पीटीआई ने इस इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया था, नहीं तो आप पे भी इस वक्त बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगते, धांधली के इल्ज़ामात लगते, अवाम आपके साथ हैं ऐसा भी कुछ कहा जाता और शायद आप लोग जीत भी जाते, ये भी कुछ इल्ज़ामात लगते और उसके बाद फिर हक़ाइक़ जो है वो सामने आते। सर अवामी दिलचस्पी रही है हमेशा से कश्मीर के इलेक्शन में, लेकिन इस मरतबा का अगर टर्न आउट देखा जाए, अभी एक महल्ले में इलेक्शन जो है वो मीरपुर डिवीज़न में तो हो रहे हैं, लेकिन 20 से 25% टर्न आउट जो है सर वो सामने आया है। क्या समझते हैं, क्या वजूहात हो सकती हैं? क्या वाकई अवाम जो इन पार्टीज पर ट्रस्ट नहीं करते, अब थक चुके हैं इनको आजमाते आजमाते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आकाशा। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझते हैं कि अवाम शायद इतनी बेवकूफ़ है कि वो इनको समझ ना सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ज़बरदस्ती के निकाह में नून लीग के साथ है और उसकी मजबूरी यह है कि वो खुला भी नहीं ले सकती। और दूसरी तरफ इस्तेकाम है पाकिस्तान पार्टी जिसकी आपकी बात करते हैं और उसके जो सरबराह हैं अलीम खान साहब, वो वफाक पे वफाकी वजीर है। तो लोगों को पता है कि ये तीनों पार्टियां नेशनल असेंबली के अंदर और सूबाई सतह पर भी एक दूसरे के साथ इत्तेहाद में हैं। यानी ये सारे लोग उस सिस्टम का हिस्सा हैं जो सिस्टम चल रहा है और ये असेंबली के अंदर तमाम हुकूमत में शामिल है और इन तमाम की पॉलिसीज एक ही हैं और पाकिस्तान के जितने भी मसाइल हैं उन तमाम मसाइल इन लोगों की वजह से जो है वो पाकिस्तान में बरपा हैं। तो अब कश्मीर में मैंने आपको याद होगा कि आपके 2 प्रोग्राम से पहले मैंने आपको ये बात कही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहाँ पर अवाम का जो जज्बात थे, एहसासात थे या उनके जो आगे आने वाले इलेक्शन के बारे में जो वो बात कर रहे थे, हमने ये भांप लिया था कि अवाम इस इलेक्शन में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। उनको पता है कि ये सारी जो पार्टीज यहाँ इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं ये कंप्रोमाइज्ड हैं, ये सारे एक ही सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन ये हमें यहाँ पर आकर बेवकूफ़ बना रहे हैं। और आप ये देखें कि मरियम नवाज ने वहां पर बसेस भी दी और 5000 लैपटॉप्स लेकर गई। क्या ये प्री पोल रिगिंग नहीं है? क्या इलेक्शन से पहले कोई भी सियासी जमात इस तरह जाकर वहां पर ऐसे ऐलानात कर सकती है? तो बात बड़ी साफ और ज़ाहिर साफ थी कि ये नहीं कर सकते थे। फिर मियां नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की जो एक फेक लड़ाई थी, जो जैली लड़ाई थी, वो आवाम को पता था कि ये एक जैली लड़ाई है। ये हमेशा जिस तरह पाकिस्तान में लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, हमें भी यहाँ पर बेवकूफ़ बनाने आए हैं। और आपने जो कहा कि 20 से 25% पोलिंग जो मैं ये समझता हूँ टर्न आउट, मैं आपको बताऊं आकाशा, मेरी आज सुबह बड़े क्रेडिबल 2 साथियों से बात हुई है। मैं ये कहता हूं कि शायद 5% भी वहां पे नहीं है और मुझे फुटेजेस उन्होंने भेजी है, खुदा की कसम के मीरपुर के अंदर। सर इलेक्शन तो फिर भी हो जाएंगे, टर्न आउट ना भी हो, इलेक्शन हो जाएंगे, तो क्या समझते हैं कि फिर इसका नुकसान किसको है? देखिए, अगर आप हाल ही इलेक्शन कराना ही मकसूद था कि एक आपने दिन मुतय्यन करना था और ये कहना था कि आज इलेक्शन हो रहा है, बैलेट पेपर छापने थे। अभी आपने एक फुटेज भी दिखाई जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक शख्स जो कैंडिडेट है वो जाके एक जगह पे छापा मार रहे हैं और वहां से जो थैले बरामद कर रहे हैं जिनमें वोट्स हैं। तो इसी तरह का ये इलेक्शन है, ऐसे ही ये होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये देखेंगे, अगर आप बार बार इस सिस्टम को मैनिपुलेट करेंगे और लोगों के जज्बात को उभारेंगे तो आखिर हम किस तरफ जा रहे हैं? हमें ये सोचना पड़ेगा
कि हमने इस मुल्क के अंदर वो निज़ाम, साफ और शफाफ निज़ाम लेकर आना है जिससे अवाम को कोई रिलीफ मिल सके। आकाशा, आप खुद मुझे बताइए, इस वक्त जो पाकिस्तान में पेट्रोल का हाल है, जो बिजली का हाल है, जो टैक्सेस हैं वो आसमान के लगे हुए हैं। 13 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। आपका इस वक्त 2.5-3 करोड़ बच्चा जो है वो स्कूलों से बाहर है। 1 करोड़ बच्चा आपका चाइल्ड लेबर में मुलविस है। तो इस मुल्क को आप किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं? आप ऐसे लोगों को देखिए, बार बार मैं आपको ये कहता हूं कि सोसाइटी के अंदर जब मुकालमा खत्म हो जाता है, जब बातचीत खत्म हो जाती है, तो सोसाइटी खत्म हो जाती है। और आकाशा, जब सोसाइटी खत्म होती है तो फिर पॉलिटिक्स भी खत्म हो जाती है और मईशत भी खत्म हो जाती है। तो आपको मुकालमे का कोई रास्ता बनाना होगा, आपने बैठना होगा, उन एग्रीव्ड पार्टीज के साथ बात करनी होगी जो इस सिस्टम से मुतासिर है और उनकी वजह से ये पूरा सिस्टम मुतासिर हो रहा है। अगर आपने खाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉर्नर करने के लिए इस तरह के जाली इलेक्शन करवाने हैं, लोगों पे जुल्म करना है, जबर करना है, जाली FIR देनी है और इस पूरे सिस्टम को तबाह करना है, तो आपकी मर्जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो लोग तो पहले भी पिस रहे थे। और मैं एक और आपके इस प्रोग्राम में आज खबर देता चलूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा पर आज जेल में हमला हुआ है और उसकी वजह से वो जख्मी हुई है और 10 से ज्यादा खवातीन ने जेल में उन पर हमला किया है। अब आप ये अंदाजा लगाएं कि जो लोग सरकार की कस्टडी में है, जिनको सरकार ने अपनी तहवील में लिया हुआ है एक जेली सजा के उसमें, और आज उनके ऊपर जेल में हमला हो गया और खुदा जाने वो अब कितनी जख्मी है, ये तो अब जब रिपोर्ट्स आएंगी तो पता चलेगा। जहां मुल्क का निजाम इस हद तक बिगड़ जाए आकाशा, और आप बड़ी सर ऐसा कुछ हुआ तो आपकी पार्टी की जानिब से कोई एक्शन लिया गया इस पे? आकाशा, हम क्या एक्शन ले सकते हैं? हम तो दरखास्त, हमें तो एक्सेस ही नहीं दी जाती। मैं उनका वकील हूँ। रावलपिंडी, इस्लामाबाद के जितने भी मुकदमात हैं और FIA से लेकर नैब से लेकर और जो कोर्ट्स के अंदर है, मैं उनका वकील हूँ और मुझे आज तक पिछले 4 महीनों में एक्सेस दी जा रही। मैं लाहौर गया, मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने तमाम वो जो कानूनी फोरम से उनका दरवाजा खटखटा लिया, लेकिन मुझे मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। तो जब आप मुल्क में इस तरह का माहौल क्रिएट कर देंगे और जहां पर इतनी मायूसी और इतनी घुटन होगी तो वहां फिर यही होगा जो अब हो रहा है। आज आप देखें कि अगर आज कश्मीर के अंदर आप हिस्सों में करवा रहे हैं और आज ना सिर्फ ये इलेक्शन हो रहे हैं बल्कि आपको पता भी होगा जो कालाधन जॉइंट एक्शन कमेटी है उसने आज कॉल भी दे दी और मीरपुर से बहुत बड़ी तादाद में लोग आज रावला कोर्ट की जानिब रवाना हैं और रावला कोर्ट से फिर वो चलें सर, ये एक अलग से डिबेट है, ये एक अलग से डिबेट है। बहुत शुक्रिया सर, इस पर आपका पॉइंट आ चुका है। आतिफ भट्ट साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है नदीम अफजल चंद और शर्जील मेमन, उन्होंने विफाकी वज़रा पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं और इंतखाबी अमल में मुदाखलत से गुरेज करने की भी उनकी जानिब से एक तलकीन जो है वो की गई है। सो ऐसा कुछ आपको फील हो रहा है कि PMLN कुछ ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट शो कर रही है इस आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में? आकाशा, ये ऐसे ही है जैसे GB में इलेक्शन हुआ था और पीपल्स पार्टी की जानिब से उस वक्त भी जो इल्ज़ाम तराशी थी वो मरकज़ी हुकूमत पर शुरू कर दी गई थी और अब भी जो है वो कश्मीर का इलेक्शन जीतने के लिए या उसका रिजल्ट अपने पीपल्स पार्टी के वो लेने के लिए जो है वो इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। हालांकि ये नून लीग के जो अभी हमने एक वीडियो दिखाई है उसमें नून लीग का एक जो उम्मीदवार है वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के घर जाकर 2 पोलिंग जो एजेंट जो क्या कहते हैं इनको प्रिजाइडिंग अफसरान उनको वो उधर से उन्होंने रंगे हाथों पकड़ा। तो ये पीपल्स पार्टी इल्ज़ामात भी लगा रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी इस हवाले से धांधली के इल्ज़ामात लगाए, जो मर्जी इल्ज़ामात लगा लें। वहाँ पर जो हुकूमत है आज़ाद कश्मीर में वो मुस्लिम लीग नून की बनेगी, वो अवाम ने तय कर लिया है और वो तय ऐसे किया गया है कि जो आज कश्मीर के इलेक्शन है, आज़ाद कश्मीर का जो मीरपुर डिवीजन है उसमें 5 से 7 सीटें जो है वो मिलेंगी आज मुस्लिम लीग नून को और इसी तरह 3 से 4 सीटें मिल जाएंगी पीपल्स पार्टी को और बाकी भी ज़ाहिर है वहाँ पर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, कुछ आज़ाद हैं और उनको भी ये निशिस्तें मिल जाएंगी। ओवरऑल वहाँ पर जो माजी के जितने भी इंतखाबात उठाकर देख लें वो टर्न आउट जो है इंतहाई कम है। हालांकि आज वर्किंग डे है, उसको छुट्टी देकर भी जो वोटर्स का टर्न आउट है उसको पूरा नहीं किया जा सका और यहाँ पर टर्न आउट कम होने की जो वजह थी वो यही थी कि PTI जो है वहाँ से उसने बाइकाट किया हुआ है, वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही। वो अलग बात है कि हुकूमत की जानिब से उनको मनाया नहीं गया और जो टर्न आउट की बेहतरी के लिए जो तमाम सियासी जमातें इसी तरह जो अवामी एक्शन कमेटी है उनको भी अगर बिठाकर मुज़ाकरात की टेबल पे उनसे भी अगर मुज़ाकरात किए जाते तो मामला बेहतर हो सकते थे। और आज जो कश्मीर में जिस तरह इलेक्शन करवाए जा रहे हैं, अगर 5 साल बाद एक ऐसे मुल्क में जिसकी टोटल जो वोटर हैं 30-35 लाख वोटर्स हों और वहाँ पर
आप 3 मरहलों में इलेक्शन करवा रहे हैं, तो ये एक खुद सवालिया निशान है। और वहाँ की आवाम भी ये कहने पर मजबूर है कि अगर 5 साल बाद आपने ऐसे इलेक्शन करवाने ही थे तो इससे बेहतर था कि ना करवाते। और PTI जो है वो भी वहाँ पर उन्होंने भी जो अपना वोटर है उसको ज़ाहिर है उनकी जानब से ये कहा गया कि PTI इसमें हिस्सा नहीं ले रही। तो आज जो 20-25% टर्न निकला है, मुमकिन है कि रात तक जो रिजल्ट है, जो बॉक्सेस में वोट जो है मुस्लिम लीग नून के इतने निकल आए तो पता चले वोटर टर्नआउट जो है वो 30 से आगे 45% तक जो है वो चला जाए। लेकिन बजाहिर आवाम जो है वो इतनी नहीं निकली। हमारे वहाँ पर रिपोर्टर्स जो है वो भी मौजूद हैं। क्या समझते हैं सर, जो PTI ने बायकॉट किया है इस इलेक्शन का, ये भी वजह हो सकती है? जो इसकी जो बेसिक वजह है वो एक तो PTI का जो बाइकाट है इलेक्शन का वो है, उसके कारकुनान जो है वो वोट कास्ट करने नहीं आ रहे, हालांकि कंपेन उतनी भी नहीं की गई। और साथ ही अवामी एक्शन कमेटी जो है उसका भी एक वहाँ पर जो असर और सूख है वो भी असर कर रहा है। और साथ ही यहाँ पर जो इलेक्शन कराया जा रहा है मीरपुर में, अगर आप देखें तो वहाँ पर मोबाइल का जो इंटरनेट है वो ना होने के बराबर है। 10-10 सेकंड की वीडियोस जो हैं वो अपलोड नहीं हो रही। और ऐसी सूरत हाल में वहाँ पर कोई दहशतगर्दी का कोई खदशा नहीं था, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर इंटरनेट नहीं है। और आवाम जो है वो इस जो पोलिंग का डे है उस हवाले से भी उतनी खुश जो है वो दिखाई नहीं दे रही। कि एक होता है कि 5 साल बाद जाकर उन्होंने अपना हक राय दही इस्तेमाल करना है और वो इस्तेमाल करने के लिए खुद घर से नहीं निकल रहे। अवाम का जो बाइकाट है वो इस जो इंतखाबी अमल है इसके ऊपर एक सवालिया निशान जो है उसका बना हुआ है। और यहाँ पर एक जो खबर है वो भी शेयर कर दूं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो कश्मीर में ये हुकूमत बनाएगी, ये पहले से तय पा चुका है। जिस तरह GB का जो है वो तय पा चुका था, हालांकि उस वक्त मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश थी कि हमें GB की हुकूमत दे दी जाए और कश्मीर की जो है वो पीपल्स पार्टी को दे दी जाए। लेकिन हुआ उल्ट, GB की हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी ने बना ली और अब कश्मीर में जो हुकूमत है वो मुस्लिम लीग नून बनाएगी। ये जरूर है मतलब ये फैसला पहले ही हो चुका है सर, ये फैसला बिल्कुल पहले हो चुका है। और अक्सरियत जो है, अक्सरियती सीटें जो है मुस्लिम लीग नून को मिलेंगी। और साथ ही जिस तरह GB में तभी 10 बसें जो है वो भी वहां पहुंच गए। बहुत शुक्रिया सर, इस पर आपका पॉइंट आ चुका है। इन द डेज टू कम आई थिंक सो तमाम तर चीज़ें सामने आ जाएंगी कि ये हुआ क्या है, कैसे हुआ है, क्यों कर क्या, इसमें जो धांधली के जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं इनको कैसे कवर किया जाएगा। लेकिन इस वक्त एक हकीकत जो है वो सामने ऐसी फील होती है जैसे अवाम के साथ ये जो इन हुक्मरानों का रिश्ता होता है ये सिर्फ इलेक्शन तक होता है। क्या ऐसा ही है, सवाल करेंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। अवाम के साथ हुक्मरानों का रिश्ता सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन तक, कितनी सच्चाई है इस बात में अपने एक्सपर्ट्स के सामने रखेंगे। वहीद मुराद साहब, पंजाब से आज़ाद कश्मीर भेजी गई इलेक्ट्रिक बसें इंतखाबात के बाद चलाई जाएंगी, वहाँ के जो इलेक्शन कमीशन है उनकी जानिब से बयान जो है ये सर सामने आया है। लेकिन क्या समझते हैं सर, CM पंजाब जो हैं उन्होंने पंजाब के वसाइल इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर बसें भिजवाई और यहाँ के जो अवाम हैं इनके जो हालात हैं वो भी हमारे सामने इस वक्त मौजूद हैं। सर, किस तरीके से पेट्रोल की आए दिन जो कीमतें बढ़ रही हैं, उसके साथ साथ बिजली की जो सूरत हाल है, जो गैस की सूरत है, मतलब ओवरऑल देख लेते हैं तमाम तर हालात जो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। सो क्या पंजाब की आवाम इस चीज़ की हकदार नहीं थी कि मज़ीद उनके लिए आसानियाँ पैदा की जाती? देखें, जो पंजाब है पाकिस्तान की आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है और हालात वहाँ इतने अच्छे नहीं हैं जितने हमारे मीडिया पे दिखाए जाते हैं। ज़ाहिर बात है उसकी बहुत सी वजूहात हैं। उसकी वजूहात ये भी हैं उनमें से कि एक तो डिजिटल मीडिया पे इश्तहारात की मद में या दीगर उसमें बहुत ज़्यादा पैसा पंजाब की हुकूमत लगा रही है और उसके बाकायदा उसकी तफसीलात भी आई हैं, उनसे मांगी गई हैं और फिर उन्हें असम्बली में पेश की हैं। लेकिन जो आपका सवाल है वो ये कि लोग क्या चाहते हैं। लोग तो ये चाहते हैं बुनियादी जो सेहत की, तालीम की सहूलियात हैं। इस वक्त पंजाब में 2 करोड़ 40 लाख बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे। तो उसकी ज़िम्मेदारी तो हुकूमत ने उठानी है। जो बसें वहाँ तक भेजने का है तो ये बसें पहले भी भेजी जा सकती थी और इलेक्शन के बाद भी भेजी जा सकती थी। अगर आपने एक अच्छा तासर देना है, एक गुडविल जस्टिस को कहते हैं, तो ख्वाह किसी भी पार्टी की हुकूमत होती तो आप अपनी तरफ से अगर गिफ्ट कर रहे हैं वहाँ की हुकूमत को तो आप भेज देते रियासत की हुकूमत को। इससे पहले भी चला लेकिन PMLN जो है वो पीपल्स पार्टी को कुछ गिफ्ट कर सकती है तो जब वो वफाक में एक साथ बैठ सकते हैं तो ये जो आपने सवाल किया ना कि लोगों को दिखाने के लिए और इलेक्शन के लिए, इलेक्शन की हद तक आवाम का, तो ये बज़ाहिर जो है ना ये वो एलीट कैप्चर जो है इसकी आपस में
थोड़ी सी नूरा कुश्ती होती है, जिस तरह के नवाज शरीफ साहब ने बयान दिया और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने जवाब में कल उनकी एक वीडियो रात को एक जारी की वीडियो बयान में उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने कहा जी मियाँ साहब मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हम मीरपुर में भी जीते हैं और कश्मीर में भी जीते हैं। तो ये सारे लोग अब एक आम बंदा जो है वो उसको इतना वो एजुकेट हो गया है डिजिटल मीडिया से, सोशल मीडिया से, कि वो इन तमाम चीज़ों को हम समझता है। और दुनिया इतनी आगे जा चुकी है कि 2026 में इस तरह की बातें करते हुए आप अब तो हंसी भी नहीं आती कि आप इतने बुजुर्ग सियासतदान हो गए हैं, आप लोगों ने इतना कुछ देख लिया है, इतनी हुकूमतें आपने देख ली हैं, इतनी अपोजिशन आपने देख ली है, जेलें आपने देख ली हैं, जिलावतन आप हुए हैं, लेकिन आप वही हरकतें कर रहे हैं जो आज से 30 साल पहले, 3 दहाइयाँ पहले यानी 90s में जो हो रही थी। तो कम से कम संजीदगी जो है वो दिखाई जानी चाहिए। और जो बसें भेजी गई हैं, बसें मैंने पहले भी कहा कि पहले भी भेजी जा सकती थी, बाद में भी, और जो वसाइल हैं वो सबसे पहले आपके सूबे के लोगों का हक है, उन अवाम का हक है जो आपको मुंतखब करते हैं या कम से कम आपकी हुक्मरानी में रहते हैं, ख्वाह उन्होंने आपको वोट नहीं भी दिया, अपोजिशन के भी लोग हैं, तो तब भी ये उनका हक है कि आप वहाँ पर सेहत और तालीम की सहूलतें दें। सिर्फ बड़े शहरों पर फोकस है जो हमें नज़र आ रहा है। आपने कहा बसें, तो बसों से ही बात चली है कि फैसलाबाद में अब मेट्रो के लिए वो खुदाई जारी है, तो वही मेट्रो जो हमने इस्लामाबाद रावलपिंडी में देखा या लाहौर में हमने देखी कि आपने एक ट्रैक बना के उस पर अरबों रुपए आपने लगा के उस ट्रैक पे चलाई, वही फिर आपने जब इस्लामाबाद में बसें लाई तो बगैर ट्रैक पे भी आप चला सकते हैं, चला रहे हैं आप। इलेक्ट्रिक बसें इस्लामाबाद में चल रही हैं, ग्रीन बसें चल रही हैं, तो यही आप बगैर ट्रैक बनाए अरबों रुपए के जो कमीशन उसमें देना होता है लोगों को, ठेकेदारों को, और जिस तरीके से आपने वो करना, तो एक अलग ट्रैक बनाने के लिए एक पूरा शहर उखाड़ने के बजाय आप वो दीगर मनसूबों पर वही रकम जो है वो डाइवर्ट करें, क्योंकि पाकिस्तान को जो फाइनेंशियल क्रंच है वो किसी ढका छुपा नहीं है। पाकिस्तान में जो माशी हालात हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं है कि आप फिक्स चार्जेस बिजली पे, पेट्रोल पे और उस पे लगा के, गैस के बिलों पे लगा के लोगों से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये पंजाब में भी यही हो रहा है, बाकी सूबों में यही हो रहा है। तो कम से कम लोगों तक उनके जो अवामी ख़जाना है वो मुख्तलिफ जगहों पर भी आप लगाएं, बड़े शहरों पर फोकस ना करें। बिल्कुल सही कहा सर आपने। अली इमरान साहब, महंगाई, बेरोजगारी और जो मौशी बदहाली है सर वो भी हमारे सामने है। आए दिन नफ्सियाती और जहनी अमराज जो हैं वो बढ़ने लगे हैं। इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा तादाद में सामने आ रहे हैं। ये सिर्फ हम एक सूबे की बात नहीं कर रहे, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, क्योंकि हालात इस हद तक ख़राब हो चुके हैं। तो सर ऐसे में एक सूबे के वसाइल आप उठा के दूसरे सूबे को दे रहे हैं, क्या समझते हैं, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए, या कुछ सोचना चाहिए उन हुक्मरानों को? आकाशा देखिए, जब एक मुल्क में आप ऐसे, बात यहाँ से शुरू करूंगा ताकि आपके नाजरीन को बात समझ आ जाए। देखिए, जब हम पॉलिटिकल सिस्टम में जाते हैं, तो जब हम जमहूरियत की बात करते हैं, तो डेमोक्रेसी में हम ये कहते हैं फॉर द पीपल बाय द पीपल, बाय द पीपल फॉर द पीपल। अब लोग जो जिन सियासी जमातों को चुनते हैं वो इसलिए चुनते हैं कि वो उनकी फलाह के लिए काम करें। वो उनके मुंतखब लोग होते हैं जिन पर उनको एतमाद होता है कि ये जब इक़्तिदार में आएंगे तो ये उनकी फलाह के लिए तालीम, सेहत और जो उनके रोजगार के ज़राए हैं वो क्रिएट करेंगे। जब ऐसे लोग जिनको 8 फरवरी 2024 में मुस्तरद कर दिया गया, तो वो लोग जब उनको ये पता लग गया कि इलेक्शन 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद कि हमें अवाम ने मुस्तरद कर दिया है, लेकिन फिर भी वो इक़्तिदार में आए और एक पार्टी से इक़्तिदार छीन के उनको दे दिया गया। जब ये लोग इक़्तिदार में आपने बिठा दिए, तो अब मुझे ये बताएं कि उनको तो ये बात मालूम है कि अवाम के हम मुस्तरद शुदा लोग हैं, तो क्या उनको अवाम के किसी भी जो इशू है उसकी कोई परवाह होगी? सेहत हो, वो तालीम हो, हाँ वो रोजगार के जरिए हो, नहीं होगी। तो आज देखिए, मैंने तरक्की याफ्ता मुल्क में अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा गुजारा है। आकाशा, जो बीमारियां जिनकी पाकिस्तान में एक आप डायग्नोज ही नहीं कर सकते, डायग्नोज नहीं होती। अब जैसे डिप्रेशन जैसी बीमारी है, पाकिस्तान में उसकी डायग्नोस्टिक ही नहीं हो सकती। लोग कहते हैं जी इसको दौरे पड़ते हैं, जी बड़ा मूडी है, जी बैठा रहता है, जी कभी गुस्से में हो जाता है, कभी गम में चला जाता है। तो ऐसी कई बीमारियां हैं जो इस माशरे के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन उसके को ठीक करने के लिए, उनको डायग्नोज करने के लिए आपके पास मैकेनिज्म ही नहीं है। और जहां तक पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर आपने देख लिया कि किस तरह पूरे पंजाब का, मैं पंजाब की खासतौर पर बात करूंगा जहां हम बैठे हुए हैं, कि किस तरीके से जो हेल्थ सिस्टम था वो आउटसोर्स आपने कर दिया। तमाम जो डिस्पेंसरियां थी वो प्राइवेट हाथों में चलेंगी, और वहां पर जो डॉक्टर्स बैठे हैं और जो फंड किया जा रहा है उनको, वो किस लेवल का है और किस तरह के पढ़े लिखे लोग डॉक्टर्स वहां पर आपने बिठाए, जिसकी वजह से ये पूरा निजाम, वो सेहत है, वो तालीम है, वो तबाह हो गया। अब मैं जब बात करता हूँ वज़ीर आज़म इमरान खान के दौर की, और मैं ये कहता हूँ कि जब इमरान खान ने, क्योंकि वो उनकी भी जिंदगी का एक बहुत बड़ा टाइम बाहर गुजरा था और वो हकीकी मायनों में पढ़ा लिखा आदमी था, वो ऑक्सफोर्ड का ग्रेजुएट था, और वो जानता था कि एक माशरे की जो बुनियादी जरूरियात हैं
तरक्की याफ्ता मुल्कों में वो क्या होती हैं जिससे माशरा फिर आगे तरक्की करता है। तो आपने देखा कि खान साहब ने उनकी जिंदगी का स्टार्ट कहाँ से था, उन्होंने सबसे पहले इस मुल्क में एक कैंसर हॉस्पिटल बनाया। तो ये चीज शो करती थी कि वो पाकिस्तान की आवाम की सेहत के बारे में कितना कंसर्न है। फिर आपने देखा कि इमरान खान ने पहाड़ों के अंदर मियांवाली में जाकर एक यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी, इसलिए कि वो समझते हैं कि अगर अपने लोगों को आपने एक बुनियादी जरूरतें देनी है और ह्यूमन डेवलपमेंट पर आपने काम करना है, तालीम और सेहत सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए। उसके दौर में आपने देखा कि हर शख्स, मेरे जैसे आप जैसे हर शख्स की जेब में 10 रुपए का हेल्थ कार्ड था कि जिससे आप जाके किसी भी हॉस्पिटल, वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, अगर आप समझते हैं कि किसी ऐसे फोर्सेस के हॉस्पिटल में वहां जाके इलाज करवाना चाहते हैं तो आप करवाएं। तो आपको किसी भी हुक्मरान की जब वो इक़्तिदार में आता है तो उसकी प्रायोरिटी ये बताती है कि ये अपने लोगों से कितना मुखलिस है, और वो चीजें आप देख रही हैं। आज पाकिस्तान के अंदर तालीम का देख लें, 2.5 से 3 करोड़ बच्चे स्कूलों के बाहर हैं, 1 करोड़ बच्चा जो है आपका जो है वो इस वक्त चाइल्ड लेबर कर रहा है। और आकाशा जो सबसे जो खतरनाक बात है आकाशा कि इस मुल्क में हर साल 80 लाख बच्चा पैदा हो रहा है। आकाशा, आप अंदाजा लगाएं कि आज से 10 साल बाद जब हम इस सोसाइटी के अंदर बैठे होंगे और हमारी आबादी में 7-8 करोड़ और लोगों का इजाफा हो जाएगा, और पहले ही हम 25 से 30 करोड़ हैं, तो फिर ये नंबर कहाँ जाएंगे और फिर जो हमारे सहूलियात मुयस्सर हैं वो कहाँ पर होंगी। इसलिए जब आप मुल्क के इसको अगर हार्ड स्टेट बनाना चाहते हैं तो हार्ड स्टेट लोगों की जो बुनियादी जरूरियात है उनका भी ख्याल करती है। आपको चाहिए आप मुकालमा करें, आप इस मुल्क के अंदर हकीकी जमहूरियत को पनपने दें ताकि लोगों के मसाइल हल हो सके। देखिए आखिर हम इससे नीचे आकाशा कहाँ इसको लेकर जाएंगे, इससे नीचे कहाँ। मुझे एक बात जो आकाशा समझ आती है, मैं जब ट्रैक रैकेट देखता हूँ ना आकाशा पिछले 4 साल में, तो मुझे कोई ऐसा नुक्ता ही नजर नहीं आता कि जो मौजूदा हुक्मरान है और जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट का जो एक हिस्सा है कि वो ये चाहता है कि पाकिस्तान में किसी भी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट आए, पाकिस्तान में तालीम, सेहत और रोजगार के जो मौके हैं वो पैदा किए जाए। आप इनकी आप प्रायोरिटीज तो देखें, जहाज खरीदना, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को बेचना, फिर आपके तालीमी निजाम को तबाह करना, फिर हेल्थ की जितनी भी आपकी सहूलियातें खत्म कर देना, पुलिस को ऐसे इख्तियार देना कि आम आदमी तो शायद इस सोसाइटी में रहना भी, अगर कोई बाहर से किसी को लेकर आए तो वो पागल हो जाता है। और मुझे ये बताएं कि हमारा जुडिशरी का जो हाल है 26 to 27 अमेंडमेंट के बाद इंसाफ ना पैदा हो चुका कि आपकी जुडिशरी एग्जेक्टिव के इतने नीचे आ गई कि आपके तमाम जो अदालती सिस्टम था वो तो बर्बाद होकर रह गया। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो लोग इक़्तिदार में बैठे हैं उनको अवाम की किसी भी जो उनकी अवाम की जो प्रायोरिटीज हैं, ये जो अवाम की जरूरत है, उस पर किसी किस्म की उनकी कोई तवज्जो नहीं है। और मैं ये समझता हूँ, आपके इस फोरम से अवाम को भी ये बताना चाहता हूँ कि भाई ये लोग आपके लिए किसी किस्म का कुछ भी सोचने के लिए तैयार नहीं है। ये कुछ सोच रहे हैं सर, जो सोच रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपका पॉइंट आ चुका है। सकीन चौधरी साहब, आलमी मार्केट में सर खाम तेल की जो कीमतें हैं उसमें 5% तक कमी जो है सर वो रिकॉर्ड की गई है। सो अब हम तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं जब इस तरह की कोई खबर आती है कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतें जो हैं वो कम हुई हैं, क्योंकि फिर एक उम्मीद जागती है कि अब पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो भी आवाम के बारे में कुछ सोचेगी और कुछ ना कुछ कीमतें जो है वो कम होगी। सो ओगरा की तरफ से मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक कमी का ऐलान जो है वो किया जाएगा कुछ देर में, ऐसा कहा जा रहा है। अब देखते हैं इसमें कितनी हकीकत है, ये तो पता ही चलेगा। व्हाट्स योर टेक सर, अब क्या होने जा रहा है? आकाशा, देखें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पे जब भी सवाल होता है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये जो वारदात डालते हैं इनका पता कोई नहीं चलता। ये इन्होंने अब जो रोज़ाना की बुनियाद पे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का और कमी तो खैर उसमें 35 पैसे बात है, 35 पैसे हुई थी, और बड़ी नामुमकिन बात है कि रोज़ाना की बुनियाद पर कमी देखने में आएगी, इजाफा ही देखने में आएगा। तो पहला तो सबसे जो इन्होंने हुकूमत ने अवाम के साथ ज़्यादती की है वो ये रोज़ाना की बुनियाद पे किया। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो पेट्रोलियम कंपनी है और जो माफिया है मखसूस उसको फ़ायदा देने के लिए किया है। और चूँकि उन्होंने शोर शराबा पिछले दिनों किया था कि जी आपने हमारे पूछे बगैर ये कीमतें जो हैं वो कैसे कम कर दी, तो उसके बाद इन्होंने कहा नहीं हमसे गलती होगी। तो उसके बाद देखें, मैं तो ये सीधा कहूँगा कि जब गवर्नमेंट और इस तरह की कंपनीज आपस में मिली होती हैं, इनकी मिली भगत होती है, तो फिर इस तरह होता है। अदरवाइज़ गवर्नमेंट जो है उसके सामने किसी प्राइवेट कंपनी की जरूरत है कि वो गवर्नमेंट को आंखें दिखाए और कहे कि हमारी मर्ज़ी के बगैर आप रेट जो है वो नहीं बढ़ा सकते या कम नहीं कर सकते। ये तो गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी होती है, उसने अवाम की मुफाद को मद्देनज़र रखना होता है। तो ऐसे तो कभी नहीं हुआ, किसी मुल्क में नहीं होता ऐसे।
हर मुल्क जो है वो अपने अवाम के जो मफाद है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये पेट्रोल किसी भी चीज़ की कीमत जो है उसका तयन करता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान में भी इस वक्त जो वजारत पेट्रोलियम है और ओगरा वगैरह जो हैं ये तेल बेचने वाले इदारे हैं, ठीक है, तेल का कारोबार करने वाले इदारे हैं, ये आवाम की फलाह के इदारे नहीं हैं। देखें अब ये जितने भी सरकारी इदारे हैं इनका काम और सिर्फ नो प्रॉफिट नो लॉस होता है कि इन्होंने कोई प्रॉफिट नहीं लेना होता, सिर्फ और सिर्फ अगर इनको चूँकि गवर्नमेंट G2G ये तेल ख़रीदा जाता है तो इसमें इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जितनी वो कास्ट आई है उसके मुताबिक ही आपको आगे उस कास्ट के मुताबिक आपको आगे प्रोवाइड कर देना होता है। अगर नहीं करेंगे तो ये बेईमानी होगी बहुत सख्त किस्म की, और हमें क्या पता कितनी बेईमानी हो रही है, हमें तो बताया ही नहीं जाता। कभी कहते हैं जी लेवी है, क्लाइमेट लेवी है, कस्टम ड्यूटी है, फिर इन फ्रेट मार्जिन, फिर इक्वलाइजेशन, फिर ऑयल मार्केटिंग मार्जिन, फिर डीलर मार्जिन, फिर इसके अलावा पता नहीं और क्या मार्जिन। भाई ये तो हमें नाम भी नहीं आते, ये मुझे नाम नहीं आते तो आम आदमी को क्या पता। लेकिन इसके असरात आना शुरू हो गए हैं। टमाटर 500 रुपये मार्केट में बिक रहा है, बिल्कुल। चिकन जो है वो उसकी कीमत जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सब्जी कोई भी जो है वो 200 से 250 रुपये किलो से कम नहीं है। ये आप सब्जी मंडी में जाके आज का रेट चेक कर ले, मैंने तो आज का किया है, कोई एक सब्जी भी। अब मुझे बताएं कि अगर एक आम इंसान जिसकी ग़िज़ाई सब्जी है या दाल है वो सब्जी भी नहीं खरीद सकता तो फिर किधर जाएगा, कहाँ जाएगा? भाई देखें ये डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की वजह से इसके असरात हुए हैं। तो क्या आप ये समझते हैं कि आज अगर कीमत कम भी होती है तो कीमतें जो हैं जो अशिया ज़रूरी की कीमतें हैं वो उसी तरीके से ही फौरी वापस आ जाएंगी? ये मुमकिन ही नहीं है। वो तो पता नहीं कब किस तरीके से वो उस पुरानी कीमत पे आएंगी, कभी आएंगी भी या नहीं आएंगी, हमने तो कभी नहीं देखा। तो इसलिए अवाम का बुरा हाल है और अवाम को इन्होंने इतना जकड़ दिया है। और देखें कि जैसे मैं तो वो देख रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया भरा पड़ा है, अब लोग जो है वो कहते हैं कि जिस तरह से भारत में जेन ज़ी ने वो एक उनको मजबूर किया, उन्होंने गलत इकदाम किया था मुस्ताफ़ी होने पे और उन्होंने अपना फ़ैसला वापस लिया, वजीर भी मुस्ताफी हुआ। अब पाकिस्तान भी जो है वो जेन जी पे देख रहा है कि ये शायद निकले। एजुकेशन इशू था, हमारे तो यहाँ और भी बहुत बड़े मसाइल हैं सर, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। हमारे तो बहुत सारे मसाइल हैं जी। महंगाई सबसे बड़ा मसला महंगाई है। अभी बात स्कूलों की हो रही थी तो स्कूलों में अदादोशुमार जो 2023-24 के हैं ना वो सारे सूबों के देने चाहिए, पाकिस्तान के नहीं सिर्फ देने चाहिए। पाकिस्तान में तो टोटल जो बच्चों की आउट ऑफ स्कूल है तादाद वो 2,62,62,00,000 है, लेकिन पंजाब सरे फहरिस्त है जिसमें 97 लाख बच्चे हैं। इसके अलावा सिंध भी शामिल है, 73 लाख बच्चे सिंध से बाहर हैं। और केपी सुन लें, केपी में अली इमरान साहब बता रहे थे बार बार 45 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते केपी में और बलूचिस्तान में भी ये 34 लाख से कम नहीं है। और चलें बहुत शुक्रिया आप सर, आपका इस पे पॉइंट आ चुका है जी। तो नाज़रीन यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आप सभी को खुशामदीद कहेंगे। आतिफ भट्ट साहब, सर जुमे के रोज़ भी आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम हुई थी लेकिन पाकिस्तान में फिर भी बढ़ गई थी। सो एक मरतबा फिर आज हमने देखा है कि सर आलमी मार्केट में तेल की कीमतें जो हैं वो कम हुई हैं और हम इस मरतबा फिर अपनी हुकूमत अपने इदारों से उम्मीद लगा के बैठ गए कि भाई यहाँ पे कीमतें जो है वो कम होंगी। सोच सकते हैं, कुछ उम्मीद लगा सकते हैं, या हमेशा की तरह बस उम्मीद ही है? आकाशा, सबसे पहले तो मैं आपका जो सवाल है उसका जवाब देने से पहले अपने जो नाजरीन है उनके लिए खबर जो शेयर करना चाहता हूं कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो है वो फड्डा पड़ चुका है। जो सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी हैं वो गुज़श्ता 17 दिनों से उन्होंने ऐवान सदर को छोड़कर कराची में डेरा लगाया हुआ है। और जो हमारे एक दोस्त हैं जो करीबी ज़राए कह लें और पीपल्स पार्टी के दोस्त हैं, उनकी जानब से उनसे जब पूछा गया तो उनका कहना था कि सदर मुमलिकत जो पार्टी के अंदर बातचीत हो रही है कि सदर मुमलिकत साहब का वहाँ पर कोई काम नहीं है, सवाए कभी कोई बिल आ जाता है जो कौमी असम्बली या सेनेट से मंजूर होता है तो उस पर दस्तखत करने के अलावा, और सदर मुमलिकत साहब की जानब से ये शिकवा किया जा रहा है कि उनसे किसी हवाले से
हुकूमत जो है वो कोई मुशावरत नहीं कर रही। और बिलखसूस उन्होंने वो हवाला दिया जो ईरान अमेरिका जंग हुई है, इसमें जितने मुज़ाकरात हुए हैं उसमें सबसे आगे कौन कौन था? सिपा सालार थे, उसके बाद वज़ीर आज़म थे या इसहाक डार साहब थे बतौर वज़ीर ख़ारजा, और उनको इस हवाले से ना तो कोई एतमाद में लिया गया, ना उनसे मुशावरत की गई। और चूँकि वो माने या ना माने हुकूमत का हिस्सा तो है, ज़ाहिर है हुकूमती बेंचेस पर बैठे हुए हैं, तो पीपल्स पार्टी जो है वो ये शिकवा कर रही है कि हमें भी तमाम तर जो आपका डिस्क्रेडिट है वो तो हमें मिलता है जो हुकूमत का, लेकिन जो क्रेडिट वाली चीज़ें हैं उस पर भी हमें एतमाद में नहीं लिया जा रहा। इसलिए सदर मुमलिकत जो है वो कराची बैठे हुए हैं। ये बज़ाहिर स्टोरी बताई जा रही है, लेकिन अंदर की स्टोरी ये है कि इस वक्त जो 28वीं आईनी तरमीम है उसका बड़ा शोर होगा है इक़्तिदार के जो ऐवान है उसके अंदरूनी साइड पे पॉलिटिकल जमात सियासी जमातों के दरमियान, और मुस्लिम लीग नून की जानब से भी इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था। और उस पर अब ये यकीन दहानी हो चुकी है कि कश्मीर में आपकी हुकूमत बनेगी। दूसरी जानब ये जो 28वीं आईनी तरमीम है इस पर पीपल्स पार्टी जो है वो शदीद इख्तलाफात किए हुए है, क्योंकि इसमें 18वीं तरमीम को रोल बैक किया जाएगा बाज़ नुकात को, सूबाई खुद मुख्तारी जो है उस हवाले से, और पीपल्स पार्टी जो है इस पर उन्होंने अपना स्टैंड वो अपना बरकरार रखा हुआ है। और ये कहने में आ रहा है हुकूमत की जानब से, हम हुकूमती ज़राए बता रहे हैं कि अब पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध में एक शिकंजा जो है वो कसा जाएगा, ताकि या तो वो 28वीं आईनी तरमीम के लिए राज़ी हों या फिर उनके जो खिलाफ वहाँ पर सिंध में करप्शन के मामलात हैं उस पर जो मरकज़ी इदारे हैं, वफाकी इदारे जिस तरह नैब है, FIA है या एंटी करप्शन जो है, वो इनके जो रहनुमाओं की जानब से, सियासी रहनुमाओं की लीडरशिप की जानब से जो करप्शन के वो मुबैना करप्शन के जो शवाहिद हैं उस पर उनको ना सिर्फ गिरफ्तार किया जाएगा बल्कि उनको जो है इसी तरह जिस तरह PTI के साथ जो हो रहा है यही हाल जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ सिंध में किया जाने लगा है, क्योंकि 28वीं तरमीम पर पीपल्स पार्टी नहीं मान रही। और पीपल्स पार्टी का जो मुतालबा था वो यही था कि जिस तरह GB में हुकूमत दी गई है इसी तरह कश्मीर में भी हुकूमत दें और मरकज़ में भी 2.5 साल वाला जो फार्मूला है वो लगाएं, तो 28वीं तरमीम की हमायत की जा सकती है। लेकिन इस वक्त मुस्लिम लीग नून और की जो सिविल हुकूमत है और अस्करी क़यादत जो है वो एक पेज पर है, लेकिन यहाँ पर पीपल्स पार्टी का शिकंजा जो है वो अब कसना शुरू होने लगा है। दूसरी बात वो अली इमरान साहब ने एक जो बात की है, इस हुकूमत की जहनीत का ये अंदाज़ा लगा लें कि जो आलिया हमजा चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं पंजाब की, वो एक सियासी उन पर केसेस हैं, सियासी हैं, तो सियासत एक सियासतदान को ऐसे सेल में रखा हुआ है जहां पर मंशियात फरोश फीमेल्स हैं या कत्ल जैसे मुकदमात में हीनियस क्राइम में मुलव्वस, उस सेल में उनको रखा हुआ है और वहां पर आए रोज़ ये झगड़ा होता है। आज जो झगड़ा हुआ है वो उसमें आलिया हमजा को काफ़ी ज़्यादा उन पर तशद्दुद किया गया है 10 से 12 खवातीन की जानब से, जो बताया गया है PTI के जराए की जानब से। और ये हुकूमत की ज़हनीत है कि जो सियासी मुखालफ के खिलाफ किस तरह का हथकंडा इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि मरियम नवाज भी गिरफ्तार हुई थी और नवाज शरीफ भी, और की तो जहनीत है, लेकिन किया क्या जा रहा है PTI की जानिब से? उनकी जानिब से तो कुछ किया जाए ना, क्या उनकी खातिर जो भी लड़ेगा आगे बढ़ेगा और गिरफ्तार हो जाएगा तो उसके बाद ये कुछ नहीं करेंगे? आकाशा हम तो मीडिया वाले हैं, हमें भी नजर आ रहा है और अवाम जो है वो भी इस PTI की क़यादत से उम्मीद छोड़ चुकी है। उनको पता है कि जब वो इस क़यादत के कहने पर बाहर निकले हैं तो फिर इन्हीं के लीडर जो हैं वो 12 अजला पैदल चलकर KPK में वापस जाते हैं। और अभी जो इमरान खान की तहरीक को सरगर्म करने के लिए जिसको लाया गया था वो कहता है जी मैं माओं के बच्चों को लाकर इस्लामाबाद में नहीं मरवाना चाहता, और वो इस बेस पर एहतजाज नहीं कर रहे। और इमरान खान ने जिस मकसद के लिए उनको वज़ीर आला बनाया था नहीं सर जी, एक बहुत बड़े एहतजाज का, और अब आखिर में मैं अपना पॉइंट दूंगा जो आपने सर वो पहले देना था, जो पेट्रोलियम के हवाले से कहा है कि अवाम जो है इस हुकूमत से महंगाई में कमी या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से मुतल्लक उम्मीदें छोड़ चुकी है। कमी होनी है 35 पैसे, 50 पैसे, 55 पैसे, और इंक्रीज होना है 5 रुपए, 7 रुपए। और ये जो माफिया है उसको फायदा पहुंचाया जा रहा है। उधर से डोनाल्ड ट्रंप के बयानात देख लें, 5 दिन बयानात आते हैं ईरान पर जंग बंदी के, और वहां पर पेट्रोल की कीमतें अप हो जाती हैं। इधर जब वीक एंड आता है तो उसके बाद उनके बड़े ठंडे बयानात आते हैं और कीमतें डाउन होती हैं। और यहाँ पर भी ये फार्मूला है कि हफ्ते की रात को जो कीमतों में कमी वगैरह होगी वो हफ्ते की रात को जो कीमत आएगी वो इतवार और सोमवार तक लागू होगी, रात 12 बजे तक। और यही वजह है कि इसका फायदा आवाम को नहीं पहुंचेगा, जो कीमतें बढ़ेंगी। अब ट्रंप का एक बयान आएगा और आलमी माफिया जो है वो पेट्रोलियम का, उसको फायदा पहुंचाने के लिए अगले 5 दिन उनको फायदा पहुंचाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, आपका पॉइंट आ चुका है। सर चौधरी साहब, एक आखिरी सवाल सर आपके सामने रखना चाहूंगी। सर पंजाब के तमाम प्राइवेट स्कूल्स में 10% बच्चे मुफ्त तालीम हासिल कर सकेंगे। पंजाब के इस हवाले से सर बात होगी। कायमा कमेटी बराए स्कूल एजुकेशन
ने इस पर महकमा जो तालीम है उसको हिदायत की है। सो कुछ होने जा रहा है एक आम आदमी के लिए और वो कह रहे हैं कि खुद इसकी जांच पड़ताल की जाएगी, किसी पे छोड़ा भी नहीं जाएगा। बड़ी अच्छी बात है, अप्रिशिएट करते हैं हम लोग। अगर आप सोच रहे हैं बच्चों के बारे में और खुसूसी तौर पर उन बच्चों के बारे में जो डिज़र्व करते हैं और जिनके पास तालीम नहीं है और उनके वालिदैन उनको तालीम नहीं दिलवा सकते, तो स्टेट की ये ज़िम्मेदारी है और होना चाहिए। और मरीम नवाज़ जो अगर इस बारे में सोच रही हैं तो बहुत अच्छा सोच रही हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन थोड़े से अदाद शुमार जो पहले भी बताए थे उस पर भी ज़रा थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है कि जो पंजाब है उसमें इस वक्त तकरीबन, ये यूनिसेफ की रिपोर्ट है, 96 लाख से ज़ायद बच्चे जो हैं, तकरीबन 97 लाख वो स्कूलों से बाहर है और उनकी उम्रें जो हैं तकरीबन 5 से 19 साल के दरमियान, 5 से 16 साल के दरमियान है। तो इस पे भी प्लीज़ मरीम नवाज़ साहिबा को ज़रूर सोचना चाहिए। इन्होंने पहले स्कूलों में एक अच्छा इकदाम ये किया था कि स्कूल में बच्चों को दूध वगैरह के डिब्बे भी दिए जाते थे, जूस के डिब्बे दिए जाते थे और उनको बाकायदा थोड़ी सी वो इंटरटेनमेंट के लिए कुछ इस तरह की चीज़ें दी जाती थी। बज़ाहिर तो ये एक अच्छी चीज़ है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन इसको दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। इसका मुस्तकिल बुनियादों पे हल होना चाहिए कि जो वो 97 लाख बच्चा है वो 97 लाख बच्चा स्कूल के अंदर होना चाहिए, स्कूल के बाहर नहीं होना चाहिए। ये हमारी रिक्वेस्ट है। सवाल ये है कि क्या कायमा कमेटियों की बात मानी जाती है, सिफारिश मानी जाती है? यहाँ पर तो पार्लियामेंट जो है सुप्रीम इदारा है, उसमें करारदादें मंजूर हुई हैं, उनकी कभी नहीं मानी गई। तो पंजाब की जो कायमा कमेटी है जो उसकी क्या बात नहीं मानेगी उनका लाइसेंस जो है वो मंसूख कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया सर, आप सभी का पॉइंट आ चुका है। और 10% मुफ्त तालीम के इस कानून पर माजी में मुकम्मल अमल दरामद क्यों नहीं हो सका, ऐसे ही सर सवाल आपने उठाया। और क्या इस बार हुकूमत इस फैसले पर सख्ती से अमल दरामद जो है वो करवा सकेगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इमरान साहब, सगीर चौधरी साहब, वहीद मुराद साहब और आतिफ भट्ट साहब, आप सभी हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकाश यासीन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।